हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन पढ़ रहे थे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में अभिवृद्धि और विकास, जिसके अंतर्गत हमने इसका सामान्य परिचय, इन दोनों के बीच में अंतर तथा शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था हमने पढ़ ली थी। पिछले वीडियो में अपने विकास के विभिन्न सिद्धांत पढ़े थे। अब यूनिट 1 में क्या बचा है अपना, विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, विशेष रूप से विद्यालय और परिवार के संदर्भ में तथा वातावरण और वंशानुक्रम की भूमिका। ये अपन आज कंप्लीट करेंगे आरबीएससी की बुक से। फिर अपना ये यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। ये अपन आरबीएससी की बुक से कंप्लीट करेंगे आपका टॉपिक, तो अपना इसमें बाहर कुछ नहीं आएगा और अपना ये टॉपिक पहला कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको ये 3 परिभाषाएं और बता देता हूं मैं विकास की, आरबीएससी की बुक से, ये आप याद रखिएगा। सबसे पहली परिभाषा है गेसल की। गेसल ने विकास के बारे में क्या कहा है? गेसल कहते हैं कि विकास जो है ये अभिवृद्धि के संप्रत्यय की अपेक्षा अधिक व्यापक है। विकास अभिवृद्धि से ज्यादा विस्तृत और व्यापक है। इसका अवलोकन, मूल्यांकन कुछ सीमा तक 3 रूपों, शरीर रचनात्मक, शरीर क्रिया विज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक में मापन किया जा सकता है। और व्यवहारात्मक संकेत ही विकास के सर्वाधिक व्यापक परिचायक होते हैं। तो आप इस परिभाषा याद रखिएगा। गेसल की कैसे याद रखोगे? विकास अभिवृद्धि के संप्रत्यय की अपेक्षा अधिक व्यापक है और व्यवहारात्मक संकेत ही विकास के सर्वाधिक व्यापक परिचायक होते हैं। तो यह परिभाषा है गेसल की। इसको आप संप्रत्यय के नाम से याद रखिएगा। जहां संप्रत्यय आएगा वो किसकी परिभाषा है? गेसल की। विकास अभिवृद्धि के संप्रत्यय की अपेक्षा अधिक व्यापक है और गेसल के अनुसार व्यवहारात्मक संकेत ही विकास के सर्वाधिक व्यापक परिचायक होते हैं। फिर इसके बाद आते हैं हरलोक। हरलोक ने क्या कहा है विकास के बारे में कि विकास अपेक्षाकृत अभिवृद्धि होने तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि ऐसे प्रगतिशील परिवर्तनों में निहित होता है जो कि परिपक्वता के लक्ष्य की ओर व्यवस्थित रूप से उन्मुख होते हैं। तो हरलोक की परिभाषा आप कैसे याद रखोगे कि विकास जो है परिपक्वता के लक्ष्य की ओर व्यवस्थित रूप से उन्मुख होता है। तो परिपक्वता जो शब्द आ गया उसमें किसकी परिभाषा होगी? हरलोक की। कि विकास जो है परिपक्वता के लक्ष्य की ओर व्यवस्थित रूप से उन्मुख होते हैं। और गेसल में क्या याद रखोगे? विकास अभिवृद्धि के संप्रत्यय की अपेक्षा अधिक व्यापक है। फिर अंतिम परिभाषा आती है सोरेनसन और गॉर्डन की। सोरेनसन ने क्या कहा है? विकास का अभिप्राय जो है परिपक्वता तथा कार्यपरक सुधार की वह प्रक्रिया है जो संरचना और स्वरूप में हो रहे गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होती हैं। और विकास जो है अभिवृद्धि की अपेक्षा गुणात्मक परिवर्तन का विशिष्ट द्योतक है। तो आप याद रखना, गुणात्मक और परिमाणात्मक शब्द जो आ गए परिवर्तन के, वो किसकी परिभाषा होगी? हर्बर्ट सोरेनसन की। गेसल में क्या था? विकास अभिवृद्धि के संप्रत्यय की अपेक्षा अधिक व्यापक है। हरलोक के अनुसार क्या था? विकास परिपक्वता के लक्ष्य की ओर व्यवस्थित रूप से उन्मुख होते हैं। और सोरेनसन में क्या आएगा? गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन के फलस्वरूप विकास होता है और विकास अभिवृद्धि की अपेक्षा गुणात्मक परिवर्तन का विशिष्ट द्योतक है। किसकी परिभाषा है? हर्बर्ट सोरेनसन की। अंतिम परिभाषा आती है गॉर्डन की। गॉर्डन क्या कहते हैं कि व्यक्ति का विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका प्रारंभ जन्म के समय ही हो जाता है और वह तब तक चलती रहती है जब तक कि व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाता। तो इसमें क्या याद रखोगे कि व्यक्ति का विकास जब तक होता है जब तक कि वह पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाता। किसकी परिभाषा है? गॉर्डन की। व्यक्ति का विकास जब तक होता है जब तक कि वह व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाता। किसकी परिभाषा है? गॉर्डन की। सबसे पहले क्या आया था? गेसल ने क्या कहा था? विकास जो है अभिवृद्धि के संप्रत्यय की अपेक्षा अधिक व्यापक है। फिर इसके बाद हरलोक ने क्या कहा था? विकास परिपक्वता के लक्ष्य की ओर व्यवस्थित रूप से उन्मुख होता है। सोरेनसन में क्या था? गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन। और गॉर्डन में क्या है? व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त नहीं कर लेता। अब इसके बाद आता है वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विशेष रूप से विद्यालय और परिवार के विशेष संदर्भ में। आपको बताया था मैंने कि विकास कैसा होता है? शाखीय होता है, रेखीय नहीं होता है। तो याद रखना, विकास इज स्पाइरल नॉट लीनियर, अर्थात रेखीय विकास नहीं होता है, वो शाखीय विकास होता है, अर्थात वर्तुलाकार होता है। रेखीय वो नहीं होता है। कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है सत्य असत्य में से। विकास जो है रेखीय नहीं होता है बल्कि शाखीय होता है, लीनियर नहीं होता है, स्पाइरल रूप में होता है, शाखाओं के रूप में ऐसे विकास होता है। तो लंबवत न होकर विकास कैसे होता है? वर्तुलाकार होता है। फिर इसके बाद आता है मानव विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं? किसी भी बालक मानव का विकास किसी एक तत्व या उपकरण पर निर्भर नहीं करता है। उसके विकास में बहुत से तत्व मिलकर काम करते हैं। बालक के विकास और उसकी गति पर भोजन, स्वास्थ्यजनक परिस्थितियों, वातावरण, सूर्य प्रकाश, शुद्ध वायु और ऋतु आदि का प्रभाव पड़ता है। तो उसकी मनोवृत्तियों,
वंशानुक्रम तथा सामाजिक संबंधों का भी प्रभाव उस पर पड़ता है। मानव विकास को प्रभावित करने वाले ये तत्व एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, संबंधित होते हैं, लेकिन इन तत्वों के सापेक्षिक प्रभाव के संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। विकास के इन तत्वों का अध्ययन वातावरण और वंशानुक्रम के संदर्भ में किया जा सकता है। सबसे पहले आती है हेरिडिटी, वंशानुक्रम। प्रत्येक मानव कुछ निश्चित क्षमताओं या गुणों के साथ पैदा होता है। ये जन्मजात क्षमताएं या उसके गुण उसे गर्भ के समय अपने माता पिता और पूर्व पीढ़ियों से प्राप्त होते हैं। इस जटिल जैविक प्रक्रिया द्वारा माता पिता से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होने वाली ये गुण उसका क्या कहलाते हैं? हेरिडिटी या वंशानुक्रम कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में हम वंशानुक्रम उसे कहते हैं जो व्यक्ति को उसकी प्रकृति द्वारा प्रदत्त योगदान है। वंशानुक्रम से ही व्यक्ति को सभी शारीरिक विशेषताएं जैसे चेहरा, रंग, आंखें, हाथ पैर, लंबाई आदि बाह्य अंग प्राप्त होने के साथ साथ उसकी शरीर की आंतरिक क्रिया प्रणाली को नियंत्रित करने वाली ग्रंथियां और विभिन्न संस्थान भी प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? वंशानुक्रम से प्राप्त होते हैं। मानव को मानसिक विशेषताओं में विशेष रूप से मूल प्रवृत्ति, बुद्धि और अभिक्षमता क्या होती हैं? जन्मजात होती हैं, और इन जन्मजात शक्तियों का पूर्ण विकास उचित वातावरण में ही संभव हो सकता है। तो याद रखिएगा इसमें आप कि मानव को मानसिक विशेषताओं में विशेष रूप से मूल प्रवृत्ति, बुद्धि और अभिक्षमता कैसी होती हैं? जन्मजात होती हैं, और इन जन्मजात शक्तियों का पूर्ण विकास उचित वातावरण में ही संभव हो सकता है। ये तो हो गया आपका वंशानुक्रम, हेरिडिटी। फिर आता है वातावरण। मानव का वातावरण वे भौतिक और सामाजिक परिस्थितियां हैं जिसमें वो क्या करता है? जन्म लेता है और विकसित होता है। वातावरण का मानव की जन्मजात शक्तियों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है वातावरण की। याद रखिएगा, मानव की जन्मजात शक्तियों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, और उपयुक्त वातावरण के अभाव में जन्मजात शक्तियां कैसी हो जाती हैं? अविकसित रह जाती हैं। अगर उसको उचित गाइडेंस नहीं मिले तो उसकी जन्मजात शक्तियां कैसी हो जाएगी? अविकसित रह जाएगी, चाहे वे कैसी भी शक्तियां हो, चाहे शारीरिक हो या मानसिक। मानव के विकास की गति तथा उसके व्यवहार पर अनेक वातावरणीय तत्व प्रभाव डालते हैं। जैसे पहला है भोजन। व्यक्ति के सामान्य विकास के लिए पुष्टिकर और संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन में व्यक्ति विकास के सभी आवश्यक तत्व पाए जाने आवश्यक हैं, अन्यथा शरीर दुबला हो जाएगा और रोग उसके विकास में बाधक बन सकते हैं। ये वातावरणीय तत्व है, याद रखिएगा, वातावरणीय तत्व बढ़ा रहा हूँ आपको मैं। फिर इसके बाद क्या आता है? शारीरिक दुर्बलता और रोग उसके विकास में बाधक बन सकते हैं, और सही भोजन व्यक्ति को सभी अवस्थाओं में आवश्यक होता है, लेकिन शैशवावस्था और बाल्यावस्था में भोजन की अनिवार्यता अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा, वातावरणीय तत्व भोजन की आवश्यकता कौन सी अवस्था में महत्वपूर्ण है? तो शैशवावस्था और बाल्यावस्था में इसकी अनिवार्यता अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरा वातावरणीय तत्व है जो उसके विकास को प्रभावित करता है, वो है शुद्ध वायु और सूर्य प्रकाश। व्यक्ति के विकास की दृष्टि से शुद्ध वायु और सूर्य प्रकाश का बड़ा महत्व है। बहुत से रोग तो धूप, स्नान और शुद्ध वायु से ही दूर हो जाते हैं। विशेषकर बालक के प्रारंभिक वर्षों में स्वास्थ्य स्थिति, आकार और परिपक्वता आयु इससे बहुत अधिक प्रभावित होती है। धूप से जीवन शक्ति मिलती है और रोगों के रोगाणु भी मरते हैं। धूप से हमें क्या प्राप्त होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है, और विटामिन डी के अभाव में बालकों को सूखा रोग हो जाता है, और शरीर के अन्य रसायनों जैसे कैल्शियम के लिए भी ये आवश्यक होता है, और त्वचा के रोगों के लिए भी धूप बड़ी लाभदायक होती है। फिर इसके बाद शुद्ध वायु जो होती है ये क्या करती हैं? ये शरीर के रक्त को शुद्ध करती हैं, जो कि शरीर के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होती हैं। चर्म रोग और क्षय रोग में शुद्ध वायु बहुत आवश्यक होती है। याद रखना, चर्म रोग तथा क्षय रोग में शुद्ध वायु बहुत आवश्यक होती है। फिर तीसरा जो तत्व है वातावरणीय तत्व जो कि विकास को प्रभावित करता है, वो कौन सा है? संस्कृति। बालक के विकास में संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। प्रत्येक देश की अपनी अपनी संस्कृति होती है, और संस्कृति में विकास के अलग अलग अवसर होते हैं। उनके रीति रिवाज और परंपराएं भी अलग अलग होती हैं। जो समय देश काल होगा, संस्कृति भी सामाजिकरण द्वारा बालक के विकास को प्रभावित करेगी। एक भारतीय बालक अपने देश की आध्यात्मिक संस्कृति में पलना बढ़ता है, जिसका प्रभाव उसके सांवेगिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जो उसे अन्य संस्कृतियों जैसे अमेरिका में भौतिकवादी संस्कृति है तो उससे अलग बनाता है। उस देश की संस्कृति संस्कार रूप में व्यक्ति के अवचेतन तथा अचेतन मन में समाई रहती हैं। प्रसिद्ध मनोविश्लेषक हैं युंग महोदय, कार्ल युंग महोदय। इनका क्या कहना है कि व्यक्ति के विकास में जातीय संस्कृति का बड़ा हाथ है। जातीय संस्कृति के अनुरूप ही व्यक्ति का विकास होता है। ये आप याद रखिएगा, किसका कथन है ये? प्रसिद्ध मनोविश्लेषक युंग महोदय जो है, कार्ल युंग, जिन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। युंग महोदय का क्या कहना है कि व्यक्ति के विकास में जातीय संस्कृति का बड़ा हाथ है, और जातीय संस्कृति के अनुरूप ही व्यक्ति का विकास होता है। ये किसने कहा है? कार्ल युंग ने कहा है।
फिर इसके बाद मार्गेट मीड और बेनेडिक्ट जैसे मानव शास्त्रियों ने अध्ययन द्वारा यह प्रतिपादित किया कि बालक की विकास पर संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। किसने कहा है? मार्गेट मीड और बेनेडिक्ट ने कहा है कि बालक के विकास पर संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। आप याद रखिएगा, इसमें से पूछा जा सकता है कि मार्गेट मीड और बेनेडिक्ट के अनुसार बालक के विकास पर संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। जो संस्कृति जितनी उन्नत होगी उससे संबंधित व्यक्ति उसी मात्रा में गुणों का अर्जन करेगा। जैसे आध्यात्मिकता केवल हमारी संस्कृति में ही पनप सकती है, भौतिकवादी पाश्चात्य संस्कृति में नहीं पनप सकती हैं। फिर अगला तत्व आता है वातावरणीय तत्व, परिवार। व्यक्ति के विकास का परिवार की स्थिति, परिवार में उसका स्थान और परिवार की परिस्थितियां प्रभावित करती हैं। परिवार के स्तर के आधार पर बालक की सोच और मानसिकता बनती है और परिवार का सामाजिक आर्थिक स्तर भी बालक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आता है समाज और सामाजिक संबंध। ये वातावरणीय कारक हैं, याद रखिएगा। विकास को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारक, वंशानुक्रम इसके बाद आएगा। समाज और सामाजिक संबंध, बालक का विकास उसके परिवार, समाज और सामाजिक वातावरण से प्रभावित होता है। उसी के अनुसार बालक की संरचना उस देश की संस्कृति से प्रभावित होती है और बालक का समाज जो है उसके सामाजिक संबंधों को निर्धारित करके उसके विकास को नई दिशा प्रदान करता है। बालक का व्यवहार उसके समाज, जिसे परिवार के सदस्य, पड़ोस और विद्यालय के सदस्य गणों के क्रियाकलापों से प्रभावित होता है और उसी के आधार पर बालक अपनी अनुक्रिया करता है और इन सभी का प्रभाव बालक के विकास के सभी पक्षों पर पड़ता है। अगला जो तत्व आता है वातावरणीय तत्व जो विकास को प्रभावित करता है वो कौन सा है? पालन पोषण। पालन पोषण का बालक के विकास पर अधिक प्रभाव पड़ता है। पालन पोषण के तरीके उसके व्यवहार को दिशा प्रदान करते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार बालक की अनुक्रिया किससे प्रभावित होती है? व्यवहार से प्रभावित होती है। याद रखिएगा, मनोविज्ञान के अनुसार बालक की अनुक्रिया व्यवहार से प्रभावित होती है और व्यवहार का अच्छा या बुरा होना लालन पालन से प्रभावित होता है। पालन पोषण में सुविधाओं की उपलब्धता और अनुपलब्धता भी बालक के विकास को प्रभावित करती है और ये बालक का अपने माता पिता के साथ पारस्परिक संबंध और स्तर को भी प्रभावित करता है। फिर अगला तत्व आता है वातावरणीय तत्व जो विकास को प्रभावित करता है, वो है जीवन की घटनाएं और दुर्घटनाएं। जीवन की अच्छी और खराब घटनाएं और दुर्घटनाएं मानव जीवन के विकास को प्रभावित करती हैं। कभी कभी एक घटना पूरे जीवन के विकास की ही दिशा बदल देती है। जैसे एक व्यक्ति की दुर्घटना में तंत्रिका तंत्र के नुकसान होने पर उसका सामाजिक, सामूहिक, शारीरिक और नैतिक विकास प्रभावित होता है। तो ये 7 तत्व तो हैं विकास, वातावरणीय तत्व जो कि विकास को प्रभावित करते हैं। याद रखिएगा, इनको पूछ सकता है सत्य असत्य में से। पहला है भोजन, दूसरा है शुद्ध वायु और सूर्य का प्रकाश, तीसरा है संस्कृति, चौथा है परिवार और पांचवा है समाज और सामाजिक संबंध, छठा है पालन पोषण, सातवां है जीवन की घटनाएं और दुर्घटनाएं। इस प्रकार मानव विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं। एक पूर्ण विकसित मानव इन्हीं दोनों की पारस्परिक अंतःक्रिया का परिणाम है। फिर इसके बाद अपन देखते हैं प्रकृति और संवरण। इसके बाद आता है अपना वंशानुक्रम। बालक अधिकांशतया रंग, रूप, आकृति, विद्वता आदि में अपने पूर्वजों, माता पिता से मिलता जुलता है। अगर वो इंटेलिजेंट है तो उसको वंशानुक्रम के आधार पर अपन बोलते हैं कि उसके माता पिता भी इंटेलिजेंट है, यानी उसे अपने माता पिता के शारीरिक और मानसिक गुण प्राप्त होते हैं। जैसे माता पिता हैं वैसी उनकी संतान होती है। इसी को हम क्या कहते हैं? वंशानुक्रम, आनुवांशिकता, पैतृकता, वंश परंपरा आदि नामों से पुकारते हैं। वंशानुक्रम जो है व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग कहा जा सकता है। वंशानुक्रम की प्रक्रिया कैसी होती है? मानव जो शरीर है वो किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं से मिलकर बना है। इसी शरीर का आरंभ केवल एक कोशिका से होता है जिसे क्या कहते हैं? संयुक्त कोष कहते हैं। यह जाइगोट दो उत्पादक कोशिकाओं जर्म सेल्स का योग होता है, जिसमें एक कोशिका तो पिता की होती है जिसे पितृ कोशिका कहा जाता है स्पर्म, और दूसरी माता की होती है जिसे मातृ कोशिका कहा जाता है ओवम। माता और पिता की प्रत्येक कोशिका में कितने कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 गुणसूत्र होते हैं और ये मिलकर संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के 23 जोड़े बनाते हैं। इन गुणसूत्रों पर कौन विद्वान होते हैं? जीन विद्वान होते हैं, जिसमें उस वंश की असंख्य परंपरागत विशेषताएं निहित होती हैं और प्रत्येक गुणसूत्र में अनेक जीन होते हैं और प्रत्येक जीन किसी न किसी पैतृक गुण या विशेषता को निर्धारित करता है। इसलिए इन जीन को क्या कहते हैं? वंशानुक्रम निर्धारक कहते हैं। यही जीन शारीरिक और मानसिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। इसी प्रक्रिया द्वारा पूर्वजों के गुण जो है पीढ़ी दर पीढ़ी उनके संतानों में पहुंच जाते हैं। फिर अपन देखिए वंशक्रम के सर्वाधिक प्रचलित नियम कौन कौन से हैं वंशानुक्रम के। सबसे पहला आता है बीज कोषों की निरंतरता का नियम, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। दूसरा है समानता का नियम, तीसरा है विभिन्नता का नियम, चौथा है प्रत्यागमन का नियम और पांचवा है अर्जित गुणों के स्थानांतरण का नियम, जो किसने दिया था? लेमार्क ने दिया था। अर्जित गुणों के स्थानांतरण का नियम लेमार्क ने। फिर आता है प्रभाविता और वियोग का नियम। पहला नियम जो है बीज कोषों की निरंतरता का नियम, इसके
प्रतिपादक कौन है? विजमेन है। इस नियम के अनुसार क्या होता है कि बालक को जन्म देने वाला बीज कोष कभी नष्ट नहीं होता है। इस नियम के प्रतिपादक हैं विजमेन। इनके अनुसार बीज कोष का कार्य केवल उत्पादक कोशिकाओं जर्म सेल्स का निर्माण करना है, जो कि बीज कोष बालक को अपने माता पिता से मिलता है, उसे वह अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कर देता है। इस प्रकार बीज कोष जो कभी नष्ट नहीं होता है और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। तो बीज कोष की निरंतरता का नियम किसने दिया है? विजमेन ने दिया है। इनके अनुसार बीज कोष, बालक को जन्म देने वाला बीज कोष कभी नष्ट नहीं होता है और पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। दूसरा है समानता का नियम। इस नियम के अनुसार जैसे माता पिता होते हैं वैसी उनकी संतान होती है। संतान की शारीरिक रचना और मानसिक योग्यता उसके माता पिता से मिलती जुलती होती है। तीसरा है विभिन्नता का नियम। इस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता के बिल्कुल समान न होकर कुछ भिन्न होते हैं। इस प्रकार एक माता पिता के बालक दूसरे से समानता रखते हुए भी बुद्धि, रंग और स्वभाव में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। भिन्नता का ये नियम जो है डार्विन तथा लेमार्क ने प्रयोगों द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया है। जैसे अगर किसी के माँ बाप अनपढ़ हैं तो जरूरी नहीं कि उसका बेटा भी अनपढ़ होगा, वो बुद्धिमान भी हो सकता है और उच्च पद पर पढ़कर हासिल भी कर सकता है। तो ये विभिन्नता का नियम क्या कहता है? अगर किसी के माँ बाप अनपढ़ है तो जरूरी नहीं कि उसका बेटा भी अनपढ़ होगा। तो इस एक माता पिता के बालक दूसरे से समानता रखते हुए भी बुद्धि, रंग और स्वभाव में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। फिर इसके बाद आता है प्रत्यागमन का सिद्धांत, लॉ ऑफ रिग्रेशन। इस नियम के अनुसार प्रकृति विशिष्ट गुणों के बजाय सामान्य गुणों का अधिक वितरण करके एक जाति के प्राणियों को एक ही स्तर पर रखने का प्रयास करती हैं। इस नियम के अकॉर्डिंग बालक अपने माता पिता के विशिष्ट गुणों के बजाय सामान्य गुणों को ग्रहण करता है। ये नियम कौन सा है? प्रत्यागमन का नियम। फिर आता है अर्जित गुणों के स्थानांतरण का नियम। ये किसने प्रतिपादित किया था? लेमार्क ने। लेमार्क ने क्या कहा कि व्यक्तियों द्वारा अपने जीवन में जो कुछ भी अर्जित किया जाता है वह उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाली संतति को स्थानांतरित कर दिया जाता है, अर्थात उनकी संतान को स्थानांतरित वे कर देते हैं। इसका उदाहरण देते हुए लेमार्क ने कहा कि जिराफ पशु की गर्दन पहले बहुत कुछ घोड़े के समान थी, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण वह लंबी हो गई और उसका यह गुण अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होने लगा। इस नियम की समालोचना की गई और इसे पूर्णतः स्वीकार नहीं किया जाता है। तो याद रखना, अर्जित गुणों के स्थानांतरण का नियम किसका है? लेमार्क का है। फिर इसके बाद आता है प्रभाविकता और वियोग का नियम। मेंडल ने वंशानुक्रम के दो महत्वपूर्ण नियम प्रतिपादित किए थे। पहला है मटर पर प्रयोगों द्वारा मेंडल ने बताया कि माता और पिता में से जिसका गुण प्रभावी होता है वह अगली पीढ़ी में दिखाई देता है और दूसरे जनक का गुण लुप्त हुआ रहता है, अर्थात छिपा हुआ रहता है। इसे क्या कहते हैं? प्रभाव का नियम कहते हैं। उन्होंने बताया कि वर्ण संकर प्राणी या जातियां आने वाली पीढ़ियों में अपने मौलिक या सामान्य रूप की ओर अग्रसर होती हैं, यानी किसी एक पीढ़ी में दो गुणों का मेल आगे चलकर अलग अलग गुणों के रूप में प्रदर्शित होता है, तो इसे क्या कहेंगे? वियोग का नियम कहेंगे। इस नियम के अनुसार क्या होता है? वियोग के नियम के अनुसार कि अंत में शुद्ध गुणों वाली संतान रह जाती है और वंशानुक्रम के संबंध में किए गए प्रयोगों और अनेक अध्ययनों के द्वारा यह माना जाता है कि बालक के व्यक्तित्व पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। और मनोवैज्ञानिकों के अनुसार वंशानुक्रम का प्रभाव बालक पर कैसे पड़ता है? सबसे पहला आता है मूल शक्तियों पर प्रभाव। बालक की जो मूल शक्तियां हैं इससे वंशानुक्रम पर निर्भर करती हैं। जैसे थार्नडाइक ने 50 जुड़वा बच्चों की समानता जानने के लिए उनका अध्ययन कितने प्रकार के मानसिक परीक्षाओं के आधार पर किया था? 6 प्रकार के मानसिक परीक्षाओं के आधार पर थार्नडाइक ने 50 जुड़वा बच्चों की समानता जानने का प्रयास किया था। फिर आता है शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव। कार्ल पियर्सन के अनुसार यदि माता पिता की लंबाई अधिक है तो बालकों की लंबाई भी अधिक होती है और यदि माता पिता की लंबाई कम होती है तो उनके बालकों की लंबाई भी कम होती है। ये आप याद रखिएगा, वंशानुक्रम और वातावरण से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इनको याद रखिएगा। इनको मनोवैज्ञानिकों को कार्ल पियर्सन कहते हैं कि यदि माता पिता की लंबाई अधिक होती है तो बालकों की लंबाई भी अधिक होती है और यदि माता पिता की लंबाई कम है तो बालकों की लंबाई भी कम होगी। फिर इसके बाद बुद्धि पर प्रभाव, वंशानुक्रम का बुद्धि पर प्रभाव। गार्डनर का मत है, गार्डनर का विचार है कि तीव्र वृद्धि जो होती है माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि और मंद बुद्धि माता पिता की संतान मंद बुद्धि होती है। अगर किसी के माता पिता तीव्र बुद्धि वाले हैं तो उनकी संतान भी तीव्र बुद्धि होगी और मंद बुद्धि माता पिता की संतान मंद बुद्धि होती है। अनेक परिवारों का इतिहास बुद्धि पर वंशानुक्रम के इस प्रभाव को दर्शाता है। उसने यह बात कालिकोक नामक श्रेणी के वंशजों का अध्ययन करके सिद्ध की थी। गार्डनर जो है इन्होंने यह बात किसकी वंशज का अध्ययन करके सिद्ध की थी? कालिकोक नामक श्रेणी के वंशजों का अध्ययन करके गार्डनर ने यह सिद्ध किया कि तीव्र बुद्धि वाले माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि और मंद बुद्धि माता पिता की संतान मंद बुद्धि होती है। किसने सिद्ध किया था? गार्डनर ने। अब इसके बाद प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव, वातावरण वंशानुक्रम का प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव। क्लीन वर्ग का मत है कि बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण क्या है? प्रजाति है।
याद रखिएगा। क्लीन वर्ग ने क्या कहा है कि बुद्धि की श्रेष्ठता क्या कारण है, प्रजाति है। उनके अनुसार अमेरिका की श्वेत प्रजाति निग्रो प्रजाति से श्रेष्ठ है। हमारे देश में भी ब्राह्मण प्रजाति को अन्य प्रजातियों से श्रेष्ठ माना जाता रहा है। फिर इसके बाद आएगा व्यावसायिक कुशलता पर प्रभाव। केटल का मत है कि व्यावसायिक कुशलता का मुख्य कारण क्या है, वंशानुक्रम है। केटल के अनुसार व्यावसायिक कुशलता का मुख्य कारण क्या है, वंशानुक्रम है। उन्होंने यह निष्कर्ष अमेरिका के 885 वैज्ञानिकों के परिवारों का अध्ययन करने के बाद निकाला, जिसमें उसने बताया कि इन परिवारों में 215 व्यवसायी वर्ग के, 1/2 उत्पादक वर्ग के और केवल 1/4 कृषि कार्य करने वाले थे। फिर आता है सामाजिक पहलू पर प्रभाव। विनिशब का मत है कि प्रतिष्ठित और गुणवान माता पिता की संतान प्रतिष्ठा प्राप्त करती है। वह इस निष्कर्ष पर रिचर्ड एडवर्ड के परिवार का अध्ययन करके पहुंचा था, जिसने रिचर्ड की पत्नी एलिजाबेथ भी उसी के समान थी। इन दोनों के वंशजों ने विधानसभा के सदस्यों, महाविद्यालय के अध्यक्षों और उपराष्ट्रपति के पद जैसे प्रतिष्ठित पद प्राप्त किए थे। तो विनशिप का क्या कहना है कि प्रतिष्ठित और गुणवान माता पिता की संतान प्रतिष्ठा प्राप्त करती है। फिर इसके बाद आता है चरित्र पर प्रभाव। डगलस ने जूक के वंशजों का अध्ययन करके सिद्ध किया कि चरित्रहीन माता पिता की संतान चरित्रहीन होती है। इस परिवार की 5 पीढ़ियों के वंशजों में लगभग 1000 से अधिक व्यक्तियों में से 300 बाल्यावस्था में ही मर गए थे। 310 ने दरिद्र गृहों में जीवन व्यतीत किया, 440 रोग के कारण मर गए और 130 दंड प्राप्त करने वाले अपराधी थे और केवल 20 ने अपना कोई व्यवसाय करना सीखा था। फिर इसके बाद महानता पर प्रभाव, यह आप याद रखना इंपॉर्टेंट है गाल्टन का, कि गाल्टन के अनुसार व्यक्ति की महानता का कारण क्या है, उसका वंशानुक्रम है। तो किसने कहा है व्यक्ति की महानता का प्रभाव, महानता का कारण वंशानुक्रम है गाल्टन के अनुसार। व्यक्ति का कद, वर्ण, वनज, स्वास्थ्य, बुद्धि और शक्तियां आदि उसके वंशानुक्रम पर आधारित रहते हैं। फिर इसके बाद कोलेस्निक ने क्या कहा है, कोलेस्निक के अनुसार जिस सीमा तक व्यक्ति की शारीरिक रचना को उसके जीन निश्चित करते हैं, उस सीमा तक उसके मस्तिष्क और स्नायु संस्थान, उसके अन्य लक्षण, उसकी खेलकूद संबंधी कुशलता और उसकी गणित संबंधी योग्यता भी वंशानुक्रम पर निर्भर करती है। ये किसने कहा है, कोलेस्निक ने कहा है। फिर इसके बाद आता है मानव विकास पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। फ्रेंच बोन्स के अनुसार विभिन्न प्रजातियों के शारीरिक अंतर का कारण वंशानुक्रम न होकर क्या है, वातावरण है। किसने कहा है, फ्रेंच बोन्स ने कहा है कि विभिन्न प्रजातियों के शारीरिक अंतर का कारण वंशानुक्रम न होकर क्या है, वातावरण है। फिर दूसरा प्रभाव पड़ता है मानसिक विकास पर प्रभाव। गॉर्डन का मत है कि उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण न मिलने के कारण मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। किसने कहा है, गॉर्डन ने कहा है कि उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण न मिलने के कारण मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। फिर अगला प्रभाव पड़ता है वातावरण का प्रभाव प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव। क्लार्क के अनुसार कुछ प्रजातियों की श्रेष्ठता का कारण वंशानुक्रम न होकर क्या है, वातावरण है। फिर अनाथ बालकों पर प्रभाव। समाज कल्याण केंद्रों में अनाथ और परावलंबी बालक आते हैं। वे साधारणतः निम्न परिवारों के होते हैं, पर केंद्रों पर उनका अच्छी विधि द्वारा उचित वातावरण में पालन किया जाता है और उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है और अपने माता पिता से अच्छे सिद्ध होते हैं। फिर आता है जुड़वा बच्चों पर प्रभाव, मानव विकास का जुड़वा बच्चों पर प्रभाव। जुड़वा बालकों के शारीरिक लक्षणों, मानसिक शक्तियों और शैक्षिक योग्यताओं में अत्यधिक समानता होती है। न्यूमैन, फ्रीमैन और होलिंजर ने 20 जोड़ों जुड़वा बालकों को अलग अलग वातावरण में रखकर उनका अध्ययन किया था और बड़े होने पर इन जुड़वा बालकों में बहुत असमानता पाई गई और ये असमानता किससे संबंधित थी, उनकी सोच, बुद्धि और व्यवहार गुणों से संबंधित थी। फिर इसके बाद आता है व्यक्तित्व पर प्रभाव। कूले का कहना है कि व्यक्तित्व के निर्माण में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। किसने कहा है, कूले ने कहा है कि व्यक्तित्व का जो निर्माण होता है उसमें वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। फिर इसके बाद आता है वंशानुक्रम और वातावरण का संबंध और इनका सापेक्षिक महत्व। विशेषता क्या है, इनकी अंतर क्या है कि वंशानुक्रम और वातावरण को कभी अलग नहीं किया जा सकता, ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं। याद रखना वंशानुक्रम और वातावरण के सापेक्षिक महत्व में कि वंशानुक्रम और वातावरण को कभी अलग नहीं किया जा सकता, एक दूसरे के पूरक होते हैं और एक दूसरे से संबंधित होते हैं। दूसरा महत्व है इनका कि वंशानुक्रम और वातावरण का समान महत्व पड़ता है। बालक के विकास के लिए वंशानुक्रम और वातावरण का समान महत्व होता है। वंशानुक्रम जितना अधिक समृद्ध होगा व्यक्तित्व का भी उतना ही विकास होगा। तीसरा महत्व है इनका वंशानुक्रम और वातावरण की पारस्परिक निर्भरता। ये एक दूसरे के पूरक, सहायक और सहयोगी हैं। बालक को जो मूल प्रवृत्तियां वंशानुक्रम से प्राप्त होती हैं उनका विकास किसमें होता है, वातावरण में होता है। फिर चौथा महत्व आता है इनका वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभावों में अंतर करना असंभव है। फिर आता है मानव वंशानुक्रम और वातावरण की उपज है। फिर इसके बाद मानव विकास का सिद्धांत अपने पढ़ लिए थे, तो ये आपका टॉपिक हो चुका है कंप्लीट। इसमें आप जो
ये मनोवैज्ञानिक आए हैं, इनके तथ्य याद रखना। इसमें से भी सत्य असत्य में से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपकी ये पहली यूनिट कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।